तारागढ़, जो गिर दुर्ग है अजमेर वाला, और तारागढ़ दुर्ग मित्रों एक बूंदी में भी है। तो पहले हम तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर वाला है उसकी चर्चा करते हैं, आज बूंदी वाला आगे बढ़ेंगे। देखिए मित्रों, तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है इसके उपनाम क्या क्या है, यानी अजमेर वाले तारागढ़ दुर्ग को क्या क्या कहते हैं मित्रों? इसे कहते हैं जिब्राल्टर दुर्ग। क्या कहते हैं? हाँ, महावीर सिंह आएंगे, बिल्कुल एक दो दिन में आ जाएंगे। जिब्राल्टर दुर्ग, जिब्राल्टर दुर्ग किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। इसे ही मित्रों कहते हैं गढ़बिठली दुर्ग, गढ़बिठली दुर्ग। इसी दुर्ग को मित्रों कहते हैं अजय मेरू दुर्ग, गढ़बिठली दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग। इसे ही कहते हैं अरावली का अरमान, इसे क्या कहते हैं? अरावली का अरमान भी कहते हैं। बिल्कुल ही आपको ध्यान में रखना है, राजपुताने की कुंजी भी बोल सकते हैं आप इस दुर्ग को। नमस्कार सोनिया जी, लेट आए आप भी। सपना कुमार जी आप भी लेट हो गए, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो देखो जिब्राल्टर दुर्ग इंपोर्टेंट है। देखो गढ़बिठली दुर्ग, अजय मेरू, अरावली का अरमान, ये सारे के सारे उपनाम किसके हैं? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के। हाँ, अब देखो मित्रों, इस दुर्ग का निर्माण की बात की जाए तो एक डॉक्टर हरविलास सारदा आता है, डॉक्टर हरविलास सारदा। इस डॉक्टर हरविलास सारदा के अनुसार, डॉक्टर हरविलास सारदा के अनुसार आपसे पूछ ले कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो डॉक्टर हरविलास सारदा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण है, इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में अजय पाल ने करवाया, अजय पाल ने करवाया। तो डॉक्टर हरविलास सारदा के अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में अजय पाल ने करवाया। फिर मित्रों इसी दुर्ग का विस्तार करके अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया, और अजय राज चौहान ने ही जो चौहानों की राजधानी है मित्रों वो सांबर से अजमेर स्थानांतरित की। तो 1113 में अजय राज चौहान ने इसका पूर्ण निर्माण करवाकर चौहानों की राजधानी जो सांबर में थी वो कहां पर स्थानांतरित की? अजमेर में। तो क्वेश्चन आ जाए कि चौहानों की राजधानी सांबर से अजमेर स्थानांतरित किस शासक के काल में हुई? तो अजय राज चौहान के काल पर, और इसी अजय राज के नाम पर इसे अजय मेरू दुर्ग कहते हैं मित्रों। तो चौहानों की राजधानी सांबर से अजमेर स्थानांतरित की। देखिए मित्रों वापस एक बार, हाँ, तारागढ़ दुर्ग, सारदा जी क्या बोल रहे हैं? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में उपनाम है जिब्राल्टर दुर्ग, गढ़बिठली दुर्ग, इसे गढ़बिठली दुर्ग कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग, अरावली का अरमान। हरविलास सारदा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में अजय पाल ने करवाया, और 1113 में अजय राज चौहान ने इसका विस्तार करवाकर और सांबर से चौहानों की राजधानी कहां पर स्थानांतरित की मित्रों? अजमेर में स्थानांतरित की। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो मित्रों, आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज सिसोदिया का, जिसे क्या कहते हैं? उड़न राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया का नाम सुना होगा,
और पृथ्वीराज सिसोदिया है, उसने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग के कुछ भाग का निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग के कुछ भाग का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर 1505 में दुर्ग के कुछ भाग का निर्माण करवाकर इसका नाम तारागढ़ रखा। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का कुछ भाग का निर्माण मान लो, या इसके चारों ओर का जो परकोटा मान लो, जो दीवारें हैं, दीवारों का निर्माण मान लो। हाँ बिल्कुल, पवन सियाग जी है बूंदी में, उसका अध्ययन करेंगे, हम आगे करेंगे। तो कुछ भाग का निर्माण या चारों ओर का जो दीवारें हैं, इन दीवारों का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने, और ताराबाई इनकी पत्नी थी, और उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा, तारागढ़। अब इस दुर्ग को मतलब गढ़ बिटली दुर्ग क्यों कहते हैं, यानी इस दुर्ग का निर्माण कहते हैं कि एक बिटली पहाड़ी पर बना है। या इसके अलावा बात करें, सांझा का एक सेनापति था विठलदास, सांझा का सेनापति विठलदास ने भी कहते हैं कि इस दुर्ग के कुछ भाग का निर्माण करवाया था, और विठलदास के नाम पर इसे कहते हैं गढ़ बिटली दुर्ग भी कहते हैं। तो अजी विक्रम जी भार्गव, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला ये नहीं है, सर्वाधिक बुर्जों वाला किला जैसलमेर है, सोनारगढ़ अगला आएगा हमारा, उसी को पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, सर्वाधिक बुर्ज है वो जैसलमेर किले में, इसमें नहीं है। इसमें टोटल 14 बुर्ज है, जबकि जैसलमेर में आपके 99 बुर्ज है, 99 बुर्ज। तो बिटली पहाड़ी पर बना होने के कारण इसे गढ़ बिटली दुर्ग कहते हैं। इसके अलावा एक मत यह भी मिलता है मित्रों, ध्यान रखना, कि सांझा का सेनापति था विठलदास, सांझा का सेनापति था विठलदास, और विठलदास ने दुर्ग के कुछ भाग का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे गढ़ बिटली का दुर्ग उसके नाम पर भी कहते हैं। अब मित्रों देखो, हाँ इसके बाद में बात करें, देखिए पवन जी पूरी क्लास लीजिए, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कहां पर आक्रमण हुए थे, कहां पर किसने किया था, सब बिल्कुल धीरे धीरे आप धैर्य रखिए। अभी हमने स्टार्ट किया तारागढ़ दुर्ग, आप एक बार पूरा पढ़िए, पढ़ने के बाद में कोई क्वेश्चन करना कि हाँ सर ये क्वेश्चन इसमें रह गया है, अब मैं बता दूंगा बिल्कुल जो आप चीजें बता रहे हो। एक विद्वान आता है विश्व भेबर, कौन आता है मित्रों, विश्व भेबर। ये विश्व भेबर है, इस दुर्ग को क्या कहता है, पूर्व का जिब्राल्टर, क्या कहता है, पूर्व का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर दुर्ग कहता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान के किस दुर्ग को विश्व भेबर ने पूर्व का जिब्राल्टर कहा है, राजस्थान के किस दुर्ग को विश्व भेबर ने पूर्व का जिब्राल्टर। वैसे एक जिब्राल्टर दुर्ग है मित्रों जो कनाडा में पड़ता है, कहां पर है, जिब्राल्टर दुर्ग कनाडा में पड़ता है, और विश्व भेबर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा है तारागढ़ दुर्ग को। इसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि मित्रों कि राजस्थान में सर्वाधिक जो हमारे स्थानीय आक्रमण हुए हैं, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वो किस दुर्ग पर हुए हैं, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण मित्रों किस पर हुए हैं, वो तारागढ़ पर हुए हैं। किस पर हुए हैं, तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर हुए हैं। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है मित्रों, तारागढ़। इसके अलावा आपको नोट में यह भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है, वो आपका भटनेर। कौन सा है मित्रों, भटनेर दुर्ग। और भटनेर दुर्ग कहां पर है, हनुमानगढ़ में, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यानी
इस दुर्ग के बारे में ताराबाई के नाम पर इसका तारागढ़ दुर्ग मिलता है। बिटली पहाड़ी पर बना इसलिए गढ़ बिटली कहते हैं। विश्व भेबर ने इस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। और राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है? तारागढ़ है। जबकि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण है मित्रों भटनेर दुर्ग पर हुए थे। तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। हाँ मित्रों, नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत लेट आ रहे हैं कई। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों। आपने नाम सुना होगा एक दारा शिकोह का। औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा शिकोह। और मित्रों जो औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह है उसका जन्म कहते हैं इस तारागढ़ दुर्ग में हुआ था। और दारा शिकोह का जब औरंगजेब के साथ युद्ध हुआ था तो उस औरंगजेब के साथ जो दोराई का युद्ध हुआ था अजमेर में, उस दोराई के युद्ध में कहते हैं कि दारा शिकोह ने औरंगजेब से छिपकर जो शरण ली थी वो किस दुर्ग में ली थी? तारागढ़ दुर्ग में। तो दारा शिकोह है जो औरंगजेब का बड़ा भाई था, उसने इसी दुर्ग में शरण ली थी। इस दुर्ग में औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने शरण ली थी। औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने शरण किस दुर्ग में ली थी मित्रों? वो आपका तारागढ़ दुर्ग है। कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। बिल्कुल, औरंगजेब से परास्त होकर दारा शिकोह इसी दुर्ग में शरण लेता है सोनिया जी। हाँ, इसके अलावा ध्यान रखिए मित्रों, इस दुर्ग के जो दरवाजे हैं, तारागढ़ दुर्ग के दरवाजे कौन कौन से? देखो, फूटी दरवाजा, हाँ, बड़ा दरवाजा, फूटी दरवाजा, बड़ा दरवाजा, भवानी पोल, हाथी पोल, इंद्रपोल। भवानी पोल, हाथी पोल, इंद्रपोल, फूटी दरवाजा, बड़ा दरवाजा, ये सारे के सारे दरवाजे मित्रों वो इसी दुर्ग के हैं। कौन से के हैं? तारागढ़ दुर्ग के हैं। इसके बाद में बात करें मित्रों इस दुर्ग के जलाशय। जो तारागढ़ दुर्ग है, इस तारागढ़ दुर्ग में जो जलाशय है वो कौन कौन से? देखो, गोल जालरा, बड़ा जालरा, इब्राहिम जालरा, नाना जी का जालरा और तिवारी जालरा। ये 5 जलाशय हैं, 5 पानी के स्रोत है, 5 जलाशय वो तारागढ़ दुर्ग में है। तारागढ़ दुर्ग में 5 जो जलाशय हैं वो गोल झालरा, बड़ा झालरा, इब्राहिम झालरा, नाना जी का झालरा और तिवारी झालरा। और इसी दुर्ग में मित्रों कुल टोटल 14 बुर्जें हैं। कितनी है? 14 बुर्ज है। कितने बुर्ज है? 14 बुर्ज है। किस दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में। तो तारागढ़ दुर्ग में औरंगजेब का बड़ा भाई रुका था औरंगजेब से परास्त होकर दोराई के युद्ध में। हाँ, इसके अलावा इस दुर्ग में जो दरवाजे वो फुट्टी दरवाजा, बड़ा दरवाजा, भवानी पोल, हाथी पोल, इंद्रपोल, ये सारे इसके दरवाजे हैं। इसमें जो 5 जलाशय है, जल की स्रोत गोल झालरा, बड़ा झालरा, इब्राहिम झालरा, नाना जी का झालरा और तिवारी झालरा। तो लीजिए स्क्रीनशॉट।
अजी सर्वाधिक बुर्जों वाला किला आएगा अभी, देखो थोड़ा सा शांत रहिए, वो भी आ जाएगा। अब देखो तो तारागढ़ दुर्ग है मित्रों, आपने सुना होगा अरूठी रानी उम्मादे। अब प्रीत जी संधु बोल रहे सर ट्रिक से याद करवा दो। अब दुर्गों का क्या ट्रिक पढ़ोगे आप बताओ, दुर्गों की क्या ट्रिक पढ़ोगे, कितने दुर्ग, क्या कौन से ट्रिक से पढ़ोगे दुर्गों को। जो ट्रिक वाले टॉपिक है जैसे आभूषण है वगैरह है, नृत्य वगैरह, वो देख ले तो करवाते थे, लेकिन इसमें क्या ट्रिक्स लगेगी बताओ। हाँ अजी गर्भ गुंजन तोप भी आएगी, बूंदी का किला पढ़ेंगे तभी तो बताएंगे ना। अब देखो आगे बढ़ते तारागढ़ दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग में रूठी रानी उम्मादे का महल है। आपसे पूछ ले कि रूठी रानी उम्मादे का महल, यानी मालदेव की पत्नी थी। हाँ मालदेव की पत्नी थी रूठी रानी उम्मादे, और मालदेव ने उसके लिए मांडलगढ़ में एक महल बनवाया था। और मालदेव से और रूट कर कहा जाती है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में आ जाती है। और तारागढ़ दुर्ग में, हाँ सैंडी जी जांगीर नमस्कार, बहुत लेट आए हो आप भी। तारागढ़ दुर्ग में रुक जाती है, यानी रूठी रानी जो मालदेव से रूट कर आ जाती है और तारागढ़ दुर्ग में रहती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रूठी रानी का महल। तो रूठी रानी का महल मित्रों कहां पर है, रूठी रानी का महल कहां पर है, वो तारागढ़ में। कहां पर है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, ठीक है। इसी में मित्रों है मीरान साहब की दरगाह। किसकी है, मीरान साहब की दरगाह इसी दुर्ग में है। मीरान साहब की दरगाह जिसे मीर सैयद हुसैन खिंग सवार भी कहते हैं। मीर सैयद हुसैन खिंग सवार, यानी 12वीं शताब्दी में इस किले का रक्षक किलेदार था मीरान साहब, जिसे मीर सैयद हुसैन खिंग सवार कहते हैं। इस मीर हुसैन खिंग सवार या मीरान साहब की दरगाह मित्रों वो कहां पर है, अजमेर में। इसके अलावा यहीं पर मित्रों घोड़े की मजार भी है, यानी मीरान साहब की दरगाह में किसकी है, घोड़े की मजार। घोड़े की मजार कहां पर है, मीरान साहब की दरगाह में है। और ये एकमात्र जो घोड़े की मजार है, यहाँ पर कहते हैं कि जो दाल वगैरह चढ़ाई जाती है और मनोती भी पूर्ण होती है, तो घोड़े की मजार में जहां पर दाल चढ़ाई जाती है, और ये घोड़े की मजार वो मीरान साहब की दरगाह अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में मित्रों। हाँ तो मित्रों ये आपका तारागढ़ दुर्ग है, जल्दी से इसका लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अगला जो हमारा दुर्ग है स्टार्ट कर सके। हाँ अब देखो मित्रों कौन सा स्टार्ट करें आगे। सोनारगढ़ दुर्ग अच्छा दुर्ग है, कई कमेंट्स भी कर रहे हैं उसके बारे में। अजी राहुल जी कितनों का जवाब दे, मैं तो जवाब दूंगा तो आपके सारों के जवाब भी दे पाऊंगा, जवाब भी दे पाऊंगा, फिर पढ़ा कर पाऊंगा। मैंने कहा स्टार्टिंग में आप 5 मिनट पहले आइए, फिक्स 12 बजे आइए, सबके जवाब देता हूँ समय। अब पढ़ाते वक्त मैं आपका जवाब दूं या पढ़ाऊं मैं, कितने लड़के हो आप, कम से कम 80-90 लाइव चलते हो उसमें। हाँ सोनारगढ़ कहां पर है मित्रों, जैसलमेर में। सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर है, जैसलमेर में है। कैसा दुर्ग है मित्रों, ये धानवन दुर्ग है। कैसा है, धानवन। सोनारगढ़ दुर्ग कैसा है, धानवन, मिट्टी से चारों ओर घिरा हुआ दुर्ग है ये, और जैसलमेर में। और इस दुर्ग के मित्रों उपनाम बहुत है, सबसे अधिक उपनाम है वो इसी दुर्ग के हैं। क्या क्या उपनाम है देखो, सोनगढ़ या सोनागढ़ बोलते हैं, स्वर्णगिरी। हाँ यानी सोनारगढ़ को क्या बोलते हैं, सोनगढ़, सोनागढ़, स्वर्णगिरी, गौर हरागढ़, त्रिकूटगढ़,
गोरहरागढ़, हाँ त्रिकूटगढ़, उत्तर भड़कीवाड़, हाँ उत्तर भड़कीवाड़, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान। और इसके अलावा मित्रों इसे ही कहते हैं गलियों वाला किला, गलियों वाला किला, इसे ही कहते हैं बुर्जों वाला किला, सर्वाधिक बुर्जों। राजस्थान का अंडमान बुर्जों वाला किला इसे ही कहते हैं मित्रों, इसे ही कहते हैं थार का गुलाब या थार का बगीचा भी बोल सकते हो आप इसे, थार का गुलाब, थार का बगीचा, थार का नकली स्थान। ये सारे के सारे उपनाम किसके मित्रों? इस जैसलमेर वाले दुर्ग के है ना। तो सोनगढ़, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, गोरहरागढ़ जो पहाड़ियां हैं गोरहरा की, त्रिकूटगढ़, उत्तर भड़कीवाड़, राजस्थान का अंडमान कहते हैं इसे, गलियों का किला इसे कहते हैं, बुर्जों वाला किला इसे कहते हैं। इसके अलावा थार का गुलाब, थार का बगीचा, थार का नकलिस्तान, ये सारे के सारे जो उपनाम है मित्रों वो किसके हैं? सोनारगढ़ दुर्ग के हैं। निर्माण की बात की जाए तो इस दुर्ग की मित्रों नींव की बात की जाए कि सोनारगढ़ दुर्ग है, इसकी नींव किसने रखी थी? तो यहाँ का शासक था राव जैसल। राव जैसल ने 12 जुलाई 1155 को, राव जैसल ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी में इस दुर्ग की नींव रखी तथा इसी राव जैसल के पुत्र शालिवाहन द्वितीय, शालिवाहन द्वितीय ने पूरा करवाया। इसका निर्माण किसने पूरा करवाया? राव जैसल के पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने दुर्ग का निर्माण है वो पूरा करवाया। कितने वर्षों में? 7 वर्ष लगे। कितने लगे? 7 वर्ष लगे इसमें। तो प्रमुख दुर्ग पढ़ रहे हैं सोनारगढ़। इसके उपनाम मित्रों आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल बबीता जी इंसाल ऋषि की सलाह पर रखा गया था। बिल्कुल इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से ही इसकी नींव रखी थी। राव जैसल ने श्रावण के महीने में रखी थी। हाँ, श्रावण शुक्ला द्वादशी की तिथि थी। तो सोनारगढ़ जिसे मिट्टी का किला नहीं कहते, सॉरी मिट्टी का किला तो भरतपुर वाले को कहते हैं, सोनगढ़ कहते हैं, स्वर्णगिरी कहते हैं, सोनगढ़ स्वर्णगिरी कहते हैं, गोरहरागढ़, त्रिकूटगढ़, उत्तर भड़कीवाड़, राजस्थान का अंडमान कहते हैं, गलियों का किला, बुर्जों का किला, और इसे थार का गुलाब, थार का नकलिस्तान। नींव रखी राव जैसल ने 12 जुलाई 1155 में, और पुत्र था इनका शालिवाहन द्वितीय जिसने इसे पूरा करवाया। 7 वर्ष लगे थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखिए मित्रों आगे इसके बारे में। थोड़ा सा चर्चा ही मत करो क्लास में, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। हाँ, अब देखो ये दुर्ग है वो किस पर बना है? त्रिकूट पर्वत पर। त्रिकूट पर्वत पर। और कैसे पत्थरों से? पीले पत्थरों से बना है। यह दुर्ग त्रिकूट पर्वत पर पीले पत्थरों से बना है। जो सोनारगढ़ का किला है मित्रों, त्रिकूटगढ़ यहाँ पर है, त्रिकूट पर्वत है। इस त्रिकूट पर्वत पर पीले पत्थरों से बना है। जब सूर्य की किरणें सुबह और शाम के समय, सूर्य की किरणें सुबह और शाम के समय जब इस दुर्ग पर पड़ती है, पीले पत्थर है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, यानी सोने के समान चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो पीले पत्थर है जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सोने के समान चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सोनारगढ़ कहते हैं। तो सूर्य की किरणें जब
इन पत्थरों पर पड़ती है तो ये सोने के समान दिखाई देते हैं, सोने के समान चमकते हैं, अतः इसे सोनारगढ़ कहते हैं। अतः इसे सोनारगढ़ कहते हैं। हाँ, ध्यान रखना, इस दुर्ग में यानी पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान रखना, साथ में किसका प्रयोग हुआ है? जिप्सम व लोहे का प्रयोग हुआ है। जिप्सम व लोहे का प्रयोग हुआ है। तो जिप्सम व लोहे का प्रयोग हुआ है, चूने का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ है। पीले पत्थरों पर यह दुर्ग बना है मित्रों, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक व्यक्ति है अबुल फजल। अबुल फजल, हाँ, अबुल फजल का क्या कथन है इस दुर्ग के बारे में? हाँ जी, इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल कहता है कि यहां पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। हाँ, और यहां पर पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। तो दुर्ग में पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। दुर्ग में पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। तो किस दुर्ग को लेकर अबुल फजल ये कहता है कि इस दुर्ग में पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए? तो अबुल फजल इस सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कहता है। इसके अलावा मित्रों ध्यान रखना, दूर से देखने पर यह दुर्ग कैसा लगता है? दूर से देखने पर यह दुर्ग कैसा लगता है? मानो रेत के समंदर में, मानो रेत के समुद्र में जहाज लंगर डाले खड़ा है। तो दूर से देखने पर किस दुर्ग के बारे में यह कहा गया है कि मानो रेत के समंदर में जहाज है वो अपना लंगर डाले खड़ा है? तो ये जो दुर्ग है मित्रों सोनारगढ़ के बारे में कहा गया है। तो सोनारगढ़ दुर्ग त्रिकूट पर्वत पर पीले पत्थरों से बना है, जिस पर सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये सोने के समान चमकते पत्थर, इसलिए इसे सोनारगढ़ कहते हैं। दुर्ग के निर्माण में मित्रों चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि जिप्सम और लोहे का प्रयोग हुआ है। और अबुल फजल ने यह कहा है कि इस दुर्ग में पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे होनी चाहिए। हाँ, और दूर से देखने पर यह दुर्ग कैसा लगता है? मानो रेत के समंदर में जहाज अपना लंगर डाले खड़ा है। लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लास को लाइक कीजिए मित्रों, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। हाँ जी, अब देखिए मित्रों आगे क्या इसके बारे में। हाँ, इस दुर्ग की बात की जाए मित्रों तो इस दुर्ग का जो परकोटा है वो परकोटा कैसा? दोहरा परकोटा है, जिसे कमरकोट या पाड्डा कहते हैं। दुर्ग का दोहरा परकोटा क्या कहलाता है? कमरकोट या पाड्डा कहलाता है। यानी घाघरे नुमा इसका जो दोहरा परकोटा है मित्रों वो क्या कहलाता है? पाड्डा कहलाता है। इस दुर्ग का घाघरे नुमा जो दोहरा परकोटा है वो क्या कहलाता है मित्रों? पाड्डा कहलाता है। क्या कहलाता है? पाड्डा कहलाता है, या कमरकोट भी कहते हैं इसे, ये ध्यान रखना। इसी दुर्ग पर 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ।
इसी दुर्ग पर 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। और 2009 में ही ध्यान रखना, यहाँ पर भूकंप के झटके भी इस दुर्ग में आए थे। भूकंप से थोड़ी बहुत दरारें आ गई थी इसमें। हाँ, इसके अलावा बात करें इसी दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज है। राजस्थान की सर्वाधिक बुर्ज किस दुर्ग में है? सोनारगढ़ में। कितनी है? 99। इसीलिए इसे क्या कहते हैं मित्रों? बुर्जों वाला किला। क्या कहते हैं? बुर्जों वाला किला। राजस्थान की सर्वाधिक बुर्ज है 99, इसलिए इसे बुर्जों वाला किला भी कहते हैं। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट किला यानी आवासीय किले की बात की जाए, चित्तौड़ के बाद में राजस्थान का दूसरा आवासीय किला किसे कहते हैं विक्रम जी? वो आपका कौन सा है? सोनारगढ़ किला है। यहीं पर एक फिल्म निर्देशक था सत्यजीत। फिल्म निर्देशक कौन था? सत्यजीत रे। इस सत्यजीत रे ने इस पर एक फिल्म बनाई, सोनार फिल्म। कौन सी बनाई? सोनार फिल्म बनाई थी। सोनार किला फिल्म बनाई थी। तो फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने इस दुर्ग पर सोनार फिल्म भी बनाई थी। तो सोनारगढ़ के बाद जो इंपोर्टेंट है सारे फैक्ट, इस दुर्ग का जो दोहरा घाघरे नुमा परकोटा है मित्रों, उसे कमरकोट या पाड्डा कहते हैं। 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 2009 में यहाँ पर भूकंप से थोड़ी बहुत दरारें भी आई। हाँ, इसके अलावा सर्वाधिक बुर्ज है राजस्थान की, इसलिए इसे बुर्जों वाला किला कहते हैं। क्या कहते हैं? बुर्जों वाला किला भी कहते हैं। दूसरा लिविंग फोर्ट किला चित्तौड़गढ़ के बाद में यही माना जाता है। फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने इस दुर्ग पर कौन सी फिल्म बनाई मित्रों? सोनार किला। तो एक बार लीजिए, कौन सी फिल्म बनाई? सोनार किला फिल्म बनाई। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था मित्रों, भाई विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये तो स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आपको, स्टार्टिंग में बताया था ना आपको मैंने। जो राजस्थान के 6 दुर्ग है विश्व धरोहर सूची में शामिल, उनका नाम स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने आपको, उनमें ये भी एक। नेक्स्ट देखो, दुर्ग के साके। इस दुर्ग में कितने साके हुए? दुर्ग में 2.5 साके हुए। कितने हुए? 2.5 साके हुए। तो आपसे पूछ ले 2.5 साके किस दुर्ग में हुए? तो 2.5 साके किस दुर्ग में हुए? सोनारगढ़ दुर्ग में। ये क्वेश्चन आता है। 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? सोनारगढ़। अब आता है प्रथम साका। प्रथम साका कब हुआ? लगभग 1311। कब हुआ? लगभग 1311 ईस्वी माना जाता है प्रथम शाखा। और इस समय जो शासक था वो शासक था यहाँ का मूलराज। कौन था? मूलराज शासक था। और 1300 के आसपास जो आक्रमण करता है वो कौन करेगा? आक्रमणकारी होगा अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी। 1300 के आसपास जो आक्रमण करता है वो ज्यादातर कौन करेगा? राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी। तो इस समय मूलराज ने क्या किया मित्रों? केसरिया किया। मूलराज ने क्या किया था? केसरिया किया। और वीरांगनाओं ने यहाँ पर जौहर किया था। तो ये राजस्थान का प्रथम शाखा था जो 1311 में के लगभग हुआ था। मूलराज यहाँ का शासक था और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। दूसरा शाखा ये कब हुआ मित्रों? ये लगभग 1371। लगभग कब हुआ? 1371 में हुआ दूसरा शाखा। लगभग 1371 में हुआ दूसरा शाखा। इस समय शासक कौन था? इस समय राव दुद्दा। कौन था यहाँ का शासक? राव दुद्दा। और आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी वो था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक है वो आक्रमणकारी था। फिरोज तुगलक आक्रमण किया था फिरोज तुगलक ने। तीसरा अर्ध शाखा। तीसरा अर्ध शाखा ये कब हुआ मित्रों? ये हुआ 1550 में। कब हुआ? 1550 में। हाँ, आक्रमणकारी पहले शासक की बात कर ले तो शासक कौन था मित्रों?
शासक था यहाँ का राव लोणकरण। कौन था? राव लोणकरण। और आक्रमणकारी था कंधार का अमीर अली। कंधार पड़ता है अफगानिस्तान में, तो कंधार का अमीर अली था। और इस समय क्या होता है मित्रों, तीसरा जो आक्रमण होता है, तीसरा अर्ध शाखा होता है, कंधार के अमीर अली ने यहाँ पर धोखे से आक्रमण किया था। और इस समय लोणकरण की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और लोणकरण की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि इस समय मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन क्या है, इसकी विजय हो गई थी। और कहते हैं कि रानियों ने यहाँ पर क्या नहीं किया? जोहर नहीं किया। रानियां कहती है कि भले ही हमारे सुहाग की मृत्यु हो गई, लेकिन युद्ध में विजय हुए हैं, इसलिए रानियों ने जोहर नहीं किया। तो ये क्या रहा मित्रों? अर्ध शाखा ही रहा। क्या रहा? ये अर्ध शाखा, यानी ऐसा शाखा जहां पर केसरिया तो हो गया, लेकिन रानियों ने क्या नहीं किया? जोहर। तो यहां पर रानियों ने जोहर नहीं किया, इसलिए क्या रहा? ये अर्ध शाखा रहा। क्या रहा? अर्ध शाखा रहा। तो तीन आपके, दो तो शाके, तीसरा अर्ध शाखा। प्रथम लगभग 1311 में शासक था मूलराज और आक्रमणकारी था अलाउद्दीन। दूसरा लगभग 1371 में शासक राव दुदा, आक्रमणकारी फिरोज तुगलक। तीसरा अर्ध शाखा 1550 में हुआ। ठीक है। आक्रमणकारी कंधार का अमीर अली, शासक था राव लोणकरण। इस समय रानियों ने जोहर नहीं किया, इसलिए ये क्या कहलाता है? अर्ध शाखा। तो लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। अब देखो दुर्ग में बात कीजिए, प्रवेश दरवाजा। प्रवेश दरवाजा तो वो इसका है अक्षय फूल। इस दुर्ग का, तो या सोनारगढ़ का प्रवेश दरवाजा कौन सा है? अक्षय फूल। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या है? जयसूल कुआं, यानी जयसूल कुआं किस दुर्ग में है? सोनारगढ़ में। कहते हैं कि जयसूल कुएं का निर्माण है भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से करवाया था। तो जयसूल कुआं है। यहां पर है जवाहर विलास। जवाहर विलास जो वर्तमान में होटल है, जवाहर विलास भी कहां पर है? इसी में है मित्रों। बादल महल, क्या है इस दुर्ग में? बादल महल। और इस बादल महल का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था सिलावटों ने, यानी पत्थर की कारीगरी करने वाले क्या कहलाते हैं? सिलावट। और सिलावटों ने निर्माण करवाकर इसे यहाँ के मारावल थे वेरी साल सिंह, इस वेरी साल सिंह को भेंट कर दिया। कब किया? 1884 में। यानी जो बादल महल है, ये बादल महल है, राजस्थान के जितने भी बादल महल है मित्रों, उनमें सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा होने के कारण इसे ताजिया टावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताजिया टावर भी कहते हैं। सबसे भव्य बादल महल है। राजस्थान के काफी सारे दुर्गों में आपको मिल जाएंगे कि बादल महल, बहुत जगह मिल जाएंगे, बहुत जगह मिल जाएंगे आपको बादल महल। लगभग महल जो दुर्ग है वहां पर बादल महल मिलते हैं। तो ये बादल महल सबसे ऊंचा और भव्य होने के कारण इसे ताजिया टावर भी कहते हैं। और इसका निर्माण सिलावटों ने करवाया था। 5 मंजिला है, 4 मंजिल इसकी वर्गाकार है और 1 गुंबदाकार है। और मारावल वेरी साल सिंह को 1884 में भेंट कर दिया था। हाँ जी। यहां पर है स्वांगिया माता का मंदिर, स्वांगिया माता मंदिर। तो जैसलमेर के जो भाटी शासक है, वो भाटी शासकों की कुलदेवी, भाटी शासकों की कुलदेवी, भाटी शासकों की कुलदेवी कौन सी है? स्वांगिया माता। इसके अलावा आपको याद रखना यहाँ पर जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार। देखो चित्रकला में पढ़े थे हमने, चित्रकला में पढ़े थे ना? हाँ, जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार यानी संग्रहालय चित्रकला के पढ़े थे। वहां पर जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार यानी हस्तलिखित ग्रंथों का एक भंडार है। और हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार क्या कहलाता है? जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार। ये इसी दुर्ग में है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, भगवान विष्णु को समर्पित लक्ष्मी नारायण मंदिर भी इसी दुर्ग में मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना।
प्रमुख जो दर्शनीय स्थल है वो इसी दुर्ग के मिलते हैं आप। हाँ बिल्कुल, दुर्ग की छत्ते काष्ठ की बनी हुई है सुमन जी। प्रवेश दरवाजा अक्षय पोल है। जयसूल कुआं जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से करवाया था। जवाहर विलास जो वर्तमान में होटल के रूप में काम करती है। बादल महल है जिसे ताजिया टावर भी कहते हैं। स्वांग्या माता का मंदिर, भट्टी सास को कुलदेवी, जिन भद्र सूर्य ग्रंथ भंडार जो हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, तो ये आपका कौन सा दुर्ग पूरा होता है मित्रों? ये जैसलमेर दुर्ग पूरा होता है। तो देखिए आज हमने एक पढ़ा है तारागढ़ और एक पढ़ा आपके जैसलमेर।